हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। ओपन जस्टिस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है सरकार की यानी गवर्नमेंट की ऑपरेसिव नीतियों को लेकर के मीडिया की आज़ादी को। कैसे सरकार पूरी मशीनरी को झोंक देती है किसी मीडिया चैनल के पीछे अगर वो चैनल सरकार की बुराई करने लगे, और इस बीच बचाव में कोर्ट की क्या भूमिका रहती है सरकार को सबक सिखाने में। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्विज़ को देखेंगे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटिव है। ऐसे आर्टिकल्स आप सभी को पढ़ने चाहिए, आपको पता लगे देश कैसे काम कर रहा है। और साथ में इस क्विज़ में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं ना, इनको भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। जो चीज़ें आपको बताऊं अच्छे से सीखने की कोशिश करें। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहा है जी ओपन जस्टिस। देखिए, जस्टिस का मतलब है इंसाफ यानी कि न्याय। ओपन का मतलब है खुला। कह रहा है जी खुला इंसाफ होना चाहिए। सील्ड कवर लिफाफों में जो इंसाफ आप कर रहे हैं उसको बंद करना होगा। अब ये क्या होता है ओपन जस्टिस और सील्ड कवर लिफाफों वाला जस्टिस, ये आप आगे डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है जी ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द मीडिया वन केस। बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, उस वर्डिक्ट की, उस रूलिंग या डिक्री की जो आई है मीडिया वन हाउस के केस में। ये मीडिया वन एक प्लेटफॉर्म का नाम है, मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सरकार ने काफ़ी सारे केस लगा दिए हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें यही बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस होगा और खुले में होगा, सबके सामने होगा। आगे बात समझ में। चलो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्यूरियोसिटी बना रहा हूँ आपकी। ओपन जस्टिस, सील्ड कवर लिफाफे वाला जस्टिस, ये सब आप जो है आगे अभी डिटेल में देखेंगे। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। वर्डिक्ट नाम के वर्ड को नोट करें। फैसले को, डिसीजन को, रूलिंग को, डिक्री को, एडजुडिकेशन को बोलते हैं वर्डिक्ट। ठीक है, किसी कोर्ट वोर्ट का फैसला आता है ना, उसको बोलते हैं वर्डिक्ट। कह रहे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्राइक्स अ ब्लो फॉर बोथ मीडिया फ्रीडम एंड ओपन जस्टिस। कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो एससी है, उसने स्ट्राइक अ ब्लो किया है। उसने एक जोर की चोट मारी है। और किसके लिए मारी है भाई? ये सारी चोट किसके लिए मारी है? फोर लगा के बता रहा है। दोनों ही चीज़ों के लिए, मीडिया की फ्रीडम और ओपन जस्टिस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लो मारा है, घूंसा मारा है जोर से किसी को, और ये घूंसा मारा है इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों चीज़ों के बचाव में। बात आ गई समझ में? चलो, सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट है। स्ट्राइक अ ब्लो इसकी वर्ब है। स्ट्राइक मतलब मारना, ब्लो मतलब घूंसा। घूंसा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो ये स्ट्राइक अ ब्लो फॉर और कभी कभी आपको मिलेगा स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट। तो ये दोनों अलग अलग इडियम्स हैं। अगर आप स्ट्राइक अ ब्लो फॉर समथिंग कर रहे हो ना, तो आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, उस चीज़ के लिए आप जो है घूंसा मारने पे उतारू हो गए हो, स्ट्राइक अ ब्लो करने को तैयार हो। लेकिन अगर स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट समथिंग कर रहे हो तो उस चीज़ के खिलाफ आप लड़ रहे हो, उस चीज़ के खिलाफ आप किसी को पंच करने के लिए रेडी हो। समझ गए? फोर लगने का मतलब है किसी चीज़ की वकालत हो रही है, और फोर की जगह पे स्ट्राइक अ ब्लो अगेंस्ट लिखा हुआ है तो किसी चीज़ का ऑपोजिशन हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग इडियम्स है, दिमाग में बिठाना। अब स्ट्राइक से बनने वाली सारी इडियम्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। दिमाग में एक साथ बिठाओगे तो बहुत ईजी होगा याद रखना। ब्लो फॉर और ब्लो अगेंस्ट तो आप देख ही चुके हो। तीसरी है जी स्ट्राइक अ कोड। देखिए, कोड का मतलब होता है, आपने मेंसुरेशन पढ़ा होगा। ये एक छोटा सा सर्कल है। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को अगर अपने मिला दें, दैट जो लाइन है ना, दैट इज कॉल्ड अ कोड। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को किसी भी जगह पे, किसी भी पैराबोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी कर्व के ऊपर मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं कोड। अगर आप स्ट्राइक का कोड कर रहे हो ना किसी के साथ में, तो किसी आदमी के साथ आप सिंपैथी या एम्पैथी को इन्वोक कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे कुछ बोला और आपने बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने आपसे आपके दुखड़े बताए, आपने बोला हाँ सर आप तो मेरी बात समझते हो। तो मैं आपके साथ एक कोड को स्ट्राइक कर रहा हूँ, एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बातों से आपको सहमत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर जो नेता लोग हैं ना, वो कोशिश करते हैं मंच पे आके स्ट्राइक अ कोड करने की अपने ऑडियंस, अपने जो है लोगों के साथ। समझ में आ गया सीडीएम का मतलब? किसी के साथ नाता या रिश्ता जोड़ना, और इस तरीके से जोड़ना कि वो आपकी बातों को माने, आप जो कह रहे हैं उससे अग्री करना शुरू कर दे। तो ये ईडियम भी आपके दिमाग में कोड वर्ड से बैठ जानी चाहिए। स्ट्राइक अ बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस बनाना, बीच का ऑप्शन चूज करना दो चीज़ों के बीच में। स्ट्राइक अ बार्गेन का मतलब होता है किसी डील को, किसी निगोशिएशन को रीच करना। अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये की है और बार्गेन करने के बाद में 80 रुपये की मिल गई, काफ़ी सस्ती मिल गई, तो आप जाके यही बोलेंगे घर पे,
आई हैव स्ट्रक अ गुड बार्गेन, आज मैंने एक बहुत अच्छी डील की है, 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में लाया हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक गोल्ड का मतलब होता है जी जैकपॉट को हिट करना। आप चल रहे थे, पाँवों में गोल्ड आ गया अचानक से, आपने ठोकर मारी और ठोकर की जगह, पत्थर की जगह गोल्ड निकला, सोना निकला। तो स्ट्राइक गोल्ड का मतलब है अचानक से कुछ बड़ा मुनाफा होना। लास्ट इडियम है स्ट्राइक अ नोट। देखिए नोट है ना यहाँ पे, ये वो वाला नोट है जो आप गिटार में बजाते हो या पियानो में बजाते हो। हाई नोट्स, लो नोट्स, ए माइनर, जी माइनर, ई माइनर, ई मेजर, है ना। आप गिटार और पियानो में अलग अलग तरह के बटन्स या अलग अलग तरह की स्ट्रिंग्स को पुल करके अलग अलग आवाज़ें निकालते हो, स्ट्राइक करते हो नोट्स को। तो क्यों करते हो आप? ताकि आप किसी धुन को बजा सकें। तो स्ट्राइक अ नोट का मतलब होता है किसी बात को एक्सप्रेस करना किसी खास तरीके से। जैसे मैं आपसे गुस्से में बोलूँ कि यार पढ़ाई किया करो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तो मैं एक स्ट्राइक अ नोट कर रहा हूँ पढ़ाई के मामले में, अपनी बात को कह रहा हूँ लेकिन एक खास अंदाज में, है ना। तो इस तरीके से किसी बात को कहने के लहजे को बोलते हैं स्ट्राइक अ नोट करना, किसी खास लहजे में किसी बात को एक्सप्रेस करने के। बाकी जब ये रीडिंग में आएगी इडियम्स, वहाँ पे आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। अभी मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। बहुत वोकैब है, बहुत ग्रामर है, जल्दी से आर्टिकल के सारे वोकैबलरी वर्ड्स को देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको मेरे साथ। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, वो अपनी वोकैब शीट है, आपको पता है नया अरेंजमेंट हमने कर दिया है। डेट वाइज आपको वोकैब अलग अलग मिल जाएगी इस शीट में। साथ में लेक्चर जब पब्लिश होगा तो उसका लिंक भी मैं डाल देता हूँ। आप सीधे लिंक पे क्लिक करो, वो क्लास भी यूट्यूब पे चलने लगेगी, जहाँ से मतलब जो आप जो है PDF देख रहे हो उस दिन की क्लास को आप चला पाओगे। तो आज है 7 तारीख। पहला वर्ड आज का विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो फुल ऑफ विम्स हो, और विम का मतलब होता है मूडीपना। विम्सिकल मतलब फुल ऑफ मूडीपना या फुल ऑफ जो चीज़ ही मूडी होगी वो होगी विम्सिकल। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। यूथ जो है, युवा जो हैं, फ़ैन हैं मूडी फैशन के आजकल, है ना। कुछ भी मन हो गया, कुछ भी पहन लिया, उसको फैशन बोल दिया। दिस इज़ द टाइप ऑफ फैशन वी हैव बीन फॉलोइंग। अब देखो, मूडी को, विम्सिकल को एक्सेंट्रिक, वियर्ड या आर्बिट्रेरी वर्ड से भी बताया जाता है। बिजार भी इसका सिनोनिम है। बिजार आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। अजीब सी चीज़ को बोलते हैं बिजार, है ना, अजीब सी चीज़। आज आप आर्बिट्रेरी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। मूड के हिसाब से या मनमाने तरीके से किया गया काम कहलाता है आर्बिट्रेरी, है ना। अगला वर्ड अपना आज का मूट। देखिए, मूट एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। मैं दोनों ही वर्ड्स यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। कभी कभी एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा नाउन के साथ में, तब इसका मीनिंग निकलेगा डिबेटेबल। कभी कभी ये वर्ब फॉर्म में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म में, मूट, मूटेड, मूटेड में, तब इसका मतलब होगा किसी चीज़ पे मंत्रणा करना या डिस्कशन करना, थिंक करना बहुत केयरफुली। चलो यूज़ करके देखते हैं पहले एडजेक्टिव फॉर्म में। इट इज़ मूट क्वेश्चन व्हेन विल द पैंडेमिक बी ओवर। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, एक आर्ग्यूबल या डिबेटेबल सवाल है कि पैंडेमिक कब खत्म होगी, व्हेन विल द पैंडेमिक बी ओवर। यहाँ पे मूड यूज़ हुआ है एक एडजेक्टिव की तरह क्वेश्चन नाम के नाउन के लिए, और बात कर रहा है डिबेटेबल होने की। तो आज मूड का आप ये वाला रूप नहीं देखेंगे एडजेक्टिव वाला, आज आप देखेंगे वर्ब वाला। वर्ब फॉर्म में यूज़ करके देखो। द UPA गवर्नमेंट mooted द आइडिया ऑफ ए GST सिस्टम एंड द NDA गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड इट। UPA की सरकार की दिमाग की उपज थी, उसी ने मूट किया था, थिंक किया था केयरफुली GST के विचार को, और NDA गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको अमल में लेकर के आई। तो यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर डिटेल में थिंक या डिस्कशन करने की बात हो रही है। ये वाला मूड का मीनिंग देखेंगे आज। इसको डेलिब्रेट करना, वे करना, कंसीडर करना भी बोल सकते हैं। चलिए, दोनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, आज दोनों नहीं आएंगी, एक ही आएंगी, लेकिन साथ में लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक और वर्ड आज देखेंगे आप, इसेंस। इसेंस का मतलब होता है क्रक्स, सार, किसी भी चीज़ का, समझ गए ना, पूरी जिस्ट जो होती है वो कहलाता है क्रक्स या सार। फोटोग्राफ्स आर अ टूल टू कैप्चर द इसेंस ऑफ ए सिचुएशन।
फोटोग्राफ्स एक टूल है, एक जरिया है किसी भी सिचुएशन की इसेंस को या सार को कैप्चर करने का। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे जिस्ट, इसका सिनोनिम आज जो है एनकाउंटर करेंगे। फिर एक वर्ड है डिसर्निबल, बहुत दिन बाद आया है। देखिए डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना या समझना। मैंने आपको कुछ बताया तो आप उसको समझ गए तो आपने उसको डिसर्न किया, या मैंने आपको कुछ फील करवाया अपनी बॉडी लैंग्वेज से और आपने उसको फील कर लिया तो भी आपने उसको डिसर्न किया। अब वहीं से हमने एबल लगा के डिसर्नेबल लिखा है, एक एडजेक्टिव बनाया है। इसका मतलब ऐसी चीज़ जो कैपेबल हो समझे या फील किए जाने की, जिस चीज़ को बड़े आसानी से समझा या फील किया जा सके, दैट इज़ डिसर्नेबल। द GST हैज़ ब्रॉट नो डिसर्नेबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। GST लेकर के आया है किसी भी समझे ना सकने जाने वाले बेनिफिट को गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, सरकार के प्रॉफिट्स में, है ना। तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा जो अंडरस्टूड या नोटिस किया जा सके साफ साफ। पहले भी उतना रेवेन्यू आ रहा था और आज भी उतना ही रेवेन्यू आ रहा है। पैल्पेबल, एविडेंट, परसेप्टिबल सभी इसके सिनोनिम है। ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे डिसर्नेबल। चलिए अब दो नए वर्ड्स हैं। टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी होती है जी एक खास तरह का सिस्टम ऑफ वर्ड्स किसी चीज़ के बारे में बात करने का। जैसे आम आदमी बोलता है कि इसके हार्ट में स्टंट लगा है, लेकिन डॉक्टर बात करेगा तो डॉक्टर बोलेगा इनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। जैसे आम आदमी बोलेगा कि मुझे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आपको कार्डिक अरेस्ट का इशू है ना। तो इस तरीके से जो खास वर्ड्स होते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फील्ड में, उन वर्ड्स को बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। ये मेडिकल फील्ड में हो सकती है, इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकती है, या किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में भी हो सकती है। मोस्ट इंडिविजुअल्स फाइंड रिसर्च पेपर्स दैट यूटिलाइज साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एंड जार्गन्स टू बी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर लोग पाते हैं, फाइंड करते हैं रिसर्च पेपर्स को, और वो रिसर्च पेपर्स जिनमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक भाषा और जार्गन्स को यूज़ किया जाता है, वो क्या पाते हैं, उनको वो फाइंड करते हैं उनको चैलेंजिंग यानी चुनौती भरा, और किस काम में, अंडरस्टैंड करने में, टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लिटरेचर को पढ़ना जिसमें साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया गया हो। अब इस टर्मिनोलॉजी को जार्गन या नोमेनक्लेचर से भी बताया जा सकता है। बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड, स्पेशलाइज वर्ड्स कहलाते हैं जार्गन, है ना, जार्गन्स। चलिए आज का लास्ट वर्ड है रिसोर्ट। रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी चारा या आखिरी सहारा। जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो जिस काम की तरफ आप बढ़ते हो, जो चारा आपके पास रहता है, दैट बिकम्स योर रिसोर्ट। नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में। देयर ओनली रिसोर्ट वॉज टू रजिस्टर ए कंप्लेंट विद द पुलिस। उनका आखिरी चारा जो था, रिसोर्ट जो था, वो था पुलिस के साथ एक कंप्लेंट को रजिस्टर करना, पुलिस के पास में जाके शिकायत करना। यहाँ पे रिसोर्ट एक नाउन है, देयर नाम के एडजेक्टिव के साथ यूज़ हुआ है। उनका आखिरी सहारा वॉज था, ऐसा। अब देखो रिसोर्ट वर्ब भी है। दे इवेंचुअली रिसोर्टेड टू फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द पुलिस। आखिरकार वो रिसोर्ट टू किए, उन्होंने इस चारे को अपनाया, इस सहारे को अपनाया, जो है एक कंप्लेंट को फाइल करना है पुलिस के साथ। यहाँ पे रिसोर्ट एक वर्ब बन गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी है, आखिरी सहारे या चारे की बात करता है। आर्टिकल में देखेंगे इसका सिनोनिम होता है रिकोर्स। डिटेल में करवा दिए वो क्या है आपको। अब आर्टिकल पढ़ते हुए दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी से एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक न्यूज़ चैनल है मीडिया वन, रिसेंटली सरकार ने इसको कर दिया बंद और इसके ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस कर दिए कैंसिल। अब ये मीडिया वन स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली हाई कोर्ट के पास गया, मद्रास हाई कोर्ट के पास। मलयाली चैनल है, केरला का है। तो हाई कोर्ट ने जब सरकार से पूछा कि भैया क्यों बंद किया है इसको, तो सरकार ने बोला जी दो रीजंस हैं। पहला रीज़न तो ये कि ये एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करता है, और दूसरा रीज़न जो है वो हम आपको बता नहीं सकते खुलेआम, हम उसको देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए आपको बंद लिफाफे में देंगे लिख करके। सबको बता दिया तो नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ खतरा आ जाएगा। और हाई कोर्ट ने दोनों रीज़न मान लिए और दूसरा वाला रीज़न बंद लिफाफे में रख भी लिया। जब ये चैनल फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समझा और सबसे पहले तो लताड़ लगाई गवर्नमेंट को कि आप एंटी गवर्नमेंट होने के नाम पे किसी चैनल को बंद नहीं कर सकते हो। आपने मीडिया को खरीद नहीं लिया, आप एक गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट की तरह काम करें, प्रेस की फ्रीडम को ऑपरेसिव वे में दमन करने की कोशिश ना करें। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आज से ही इस चैनल को शुरू करवाया जाए, इसका लाइसेंस इसको वापस मिले। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट्स को बोला कि आप इस सरकार की, इस ऑटोक्रेटिक तानाशाही सरकार की बातें क्यों मान लेते हैं। जब ये बंद लिफाफों में आपसे कुछ देती है लिख करके, लिफाफा खोल के सारी दुनिया को बताया करो। जनरली ये सरकार जो है जहाँ पे कच्ची या कमज़ोर होती है वहीं पे लिफाफा बंद जो है करके देने की कोशिश करती है, देश की सुरक्षा का बहाना करके। तो हाई कोर्ट को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बंद लिफाफों का कल्चर ख़त्म करेंगे, जो भी गवर्नमेंट को बोलना है जिसके भी खिलाफ खुले लिफाफे में सबके सामने लिख करके दे।
बस आज का यही जो है पूरा आर्टिकल है। वेलकमिंग जो है टोन में लिखा गया है, ये वाला आर्टिकल वेलकम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, साथ ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट के स्टैंड को। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के मज़ा आएगा और नॉलेजेबल भी है ना। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट सेटिंग असाइड द डिनायल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग परमिशन टू मलयालम चैनल मीडिया वन is one that protects the media against arbitrary action and bars the use of undisclosed national security considerations as a pretext to shut down an outlet। कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, लंबा सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कौन सा फैसला? सेट असाइड करने वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगाया हुआ है, सेटिंग असाइड। कह रहा है जी साइड में रखने वाला, सेट असाइड करने वाला, कैंसिल करने वाला। और किसको? ये कैंसिल कर रहा है डिनायल को, मना करने के उस काम को जो है ब्रॉडकास्टिंग परमिशन का, ब्रॉडकास्ट करने की आज्ञा का। और किसको मिलनी थी ये? एक मलयाली चैनल को, मीडिया वन जिसका नाम है। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें इस मीडिया वन नाम के चैनल को ब्रॉडकास्टिंग परमिशन का डिनायल हुआ था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और बोल दिया कि ये चैनल आज से फिर से जो है टीवी पे आना चाहिए। कह रहा है ये वर्डिक्ट जो है ना, ये वो वाला वर्डिक्ट है, वो वाला वर्डिक्ट है जो 2-3 काम करता है। पहला काम जो प्रोटेक्ट करता है, महफूज करता है मीडिया को सरकार के ऑटोक्रेटिक और आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ, सरकार के मनमाने जो है हरकतों के खिलाफ। और दूसरा ये बार करता है, ये बार करना, बैन लगाना, ये बैन लगाता है इस्तेमाल पे यानी यूज़ पे अनडिस्क्लोज नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस का। ऐसी नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन, देश की सुरक्षा की कंसिडरेशन जो अनडिस्क्लोज्ड है, जिसको डिस्क्लोज सरकार नहीं करती है। और कैसे? कह रहे हैं जी इसके इस्तेमाल को एक प्रिटेक्स्ट के तौर पे, एक बहाने के तौर पे किसी भी आउटलेट को शट डाउन करने के लिए, किसी भी मीडिया चैनल को बंद करने के लिए। अच्छा लिखा हुआ सेंटेंस है, घबराना नहीं है, स्ट्रक्चर देख लो, मीनिंग आपने निकाल ली है और ऐसे निकाला जाता है। वर्डिक्ट आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, दैट आया है वर्डिक्ट के लिए या वन के लिए बोल दें, और दैट की 2 वर्ब्स हैं, प्रोटेक्ट्स एंड बार्स। दिस वर्डिक्ट इज वन दैट प्रोटेक्ट्स द मीडिया एंड दैट बार्स द यूज ऑफ अनडिस्क्लोज नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशंस एज ए प्रिटेक्स्ट। प्रिटेक्स्ट को हिंदी भाषा में बोलते हैं, आसान भाषा में बहाना, एक्सक्यूज, प्रिटेंस, गाइस, है ना। सरकार हमेशा देश की सुरक्षा का बहाना लेकर के चैनल को बंद कर देती है और फिर गवर्नमेंट, सरकार किसी को बताती भी नहीं है कि हमने क्यों बंद किया, बस यही बोलती है, बता नहीं सकते, देश की सुरक्षा का मामला है। चलिए आर्बिट्रेरी आप जानते हैं, मनमाना, डिस्क्रिशनरी, विम्सिकल, आर्बिट्रेरी, है ना। चलो सेट असाइड करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना, किसी फैसले को जो पहले आ गया है उसको, समझ गए ना, डिसरिगार्ड करना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द कोर्ट हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर मीडिया फ्रीडम बाय रूलिंग दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट टर्म critical coverage or airing of critical opinions as anti-establishment and so initiate action। कह रहा है कोर्ट ने स्ट्राइक अ ब्लो किया है, कोर्ट ने घूंसा मारा है। स्ट्राइक अ ब्लो करना बता दिया ना मैंने, घूंसा मारना किसी के खिलाफ या किसी के साथ में। अब यहाँ पे फोर लगा है तो इस चीज़ के साथ में एडवोकेसी करते हुए घूंसा मारा है, और वो चीज़ है मीडिया की फ्रीडम, प्रेस की आज़ादी। और कैसे मारा है घूंसा? ये फैसला दे करके, ये रूलिंग दे करके, दैट वो ये कि सरकार जो है ना, गवर्नमेंट, ये टर्म नहीं कर सकती। टर्म करना किसी चीज़ को कोई नाम देना, सरकार नाम नहीं दे सकती क्रिटिकल कवरेज को, आलोचना भरी न्यूज़ को, और या फिर एयरिंग को, क्रिटिकल ओपिनियंस को। ऐसी ओपिनियंस जो क्रिटिकल हैं, जो आलोचना भरी हैं, उनके ब्रॉडकास्टिंग को, एयरिंग को, टीवी पे दिखाए जाने को। अच्छा क्या नाम नहीं दे सकती? इन चीज़ों को नाम नहीं दे सकती एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और इसलिए इनिशिएट भी नहीं कर सकती एक एक्शन को, किसी बड़े कदम को। तो सरकार ने बोला भाई, गवर्नमेंट ने बोला, कोर्ट ने बोला कि कोई चैनल अगर सरकार की बुराई कर रहा है ना, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की यानी देश की बुराई नहीं कर रहा है, वो किसी पार्टी की बुराई कर रहा है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी और सरकार देश नहीं बनाती है, देश एक अलग चीज़ है, सरकार एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग है। कोर्ट की वर्ब है हैज़ स्ट्रक अ ब्लो फॉर मीडिया फ्रीडम, गवर्नमेंट की वर्ब है कुड नॉट टर्म एंड कुड नॉट इनिशिएट। ये कुड नॉट यहाँ लगा है ना टर्म से पहले, ये कुड नॉट इनिशिएट से भी पहले लगा है, कुड नॉट इनिशिएट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को। आगे कह रहा है जी इट सेड द यूज़ ऑफ सच अ टर्मिनोलॉजी represents an expectation that the press must support the establishment। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी एक टर्मिनोलॉजी का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी ऐसा है, कह रहा है ये जो आपकी लैंग्वेज है ना,
ये दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है एक आशा को, एक एक्सपेक्टेशन को, एक होप को, दैट वो ये कि मीडिया को तो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, मीडिया को तो पॉलिटिकल पार्टियां जो सरकार चला रही हैं उनको हमेशा प्रशंसा लूटनी चाहिए उनकी, है ना। तो ये भी गलत बात है, मीडिया का काम प्रशंसा करना नहीं है सरकार की। इट की वर्ब है सेड, यूज़ की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, प्रेस की वर्ब है मस्ट सपोर्ट। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है देखा था ना आपने, जार्गन्स, स्पेशल जो लैंग्वेज होती है किसी भी टाइप की वो कहलाती है टर्मिनोलॉजी, है ना। इसको नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। कह रहे द डिनायल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस टू अ मीडिया चैनल ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज इट वॉज एंटाइटल्ड टू होल्ड प्रोड्यूसेस अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड पर्टिकुलरली ऑन प्रेस फ्रीडम। फिर कोर्ट ने ये बोला लास्ट में कि जो डिनाइल है, जो मना करने का काम है सिक्योरिटी क्लियरेंस को एक मीडिया चैनल के लिए, और किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पे, उन व्यूज़ के, उस नज़रिए के, उस ओपिनियंस के जो कि ये मीडिया चैनल एंटाइटल्ड है, जो कि मीडिया चैनल का अधिकार है कि वो रख सकता है, होल्ड कर सकता है। कह रहा है ये जो डिनाइल है ना, ये प्रोड्यूस करता है एक चिलिंग इफेक्ट को, एक डरा देने वाले, कंपा देने वाले, जमा देने वाले असर को, और किस पे, हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार पे, फ्री स्पीच पे, और ख़ासकर प्रेस की फ्रीडम पे, मीडिया की आज़ादी पे, है ना। आप किसी न्यूज़ चैनल को इसलिए बंद कर रहे हो क्योंकि उनकी व्यूज़ जो है सरकार से मेल नहीं खा रही। कह रहा अगर आप ये काम कर रहे हो ना तो ये प्रेस फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक चिलिंग इफेक्ट है, डिस्टर्ब कर देने वाला, नींद उड़ा देने वाला इफेक्ट है हमारे देश की आज़ादी के लिए। चलो, डिनाइल की वर्ब है प्रोड्यूसेस, इट की वर्ब है वॉस। चिलिंग का मतलब है जो जमा दे, डरा के आपको, है ना, डिस्टर्ब कर दे, हॉरिफाई कर दे, फ्राइटन कर दे, टेरिफाई कर दे, हर तरीके से आपको मतलब चिल हो जाए, आप एकदम खून जो है आपका सूख जाए। कह रहे द बेंच ऑल्सो साइटेड सब्सटेंटिव ग्राउंड्स टू अलाउ मीडिया वंस पिटिशंस। अब यहाँ लगा दिया कॉलम, अब वो आगे बताएगा ग्राउंड्स क्या क्या हैं। कह रहे जी बेंच ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट की जो जजों का ग्रुप था, जो पीठ थी, उसने साइट किया सब्सटेंटिव ग्राउंड्स को। अब ये क्या होते हैं, सब्सटेंटिव वर्ड को मैं बाद में बताऊंगा, अभी ऐसा सोच लो सब्सटेंटिव ग्राउंड नाम की कोई चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हवाला दिया सब्सटेंटिव ग्राउंड नाम की चीज़ का, और क्यों, अलाउ करने के लिए मीडिया वन की पोजीशंस को, पेटिशंस को, मीडिया वन की जो भी याचिकाएं उन्होंने लगाई हैं। अब वो ग्राउंड सारे आप देख लो क्या क्या है। दैट सिक्योरिटी क्लियरेंस कैन नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन इट्स एलिजेड एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस और ए बोल्ड क्लेम दैट इट्स स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स हैव लिंक्स विद जमात इस्लामी। कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है जो इसको मिली नहीं, कह रहे वो मना नहीं की जा सकती इसको केंद्र सरकार के द्वारा, और इस एलिजेड, इसके कथित तौर पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंस के लिए, इस मीडिया चैनल के सरकार के खिलाफ वाले उस पोजीशन के लिए जो एलिजेड है, जो सरकार इस पे एलिगेशंस लगा रही है, तो सरकार की, समझ गए ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यूज़ के लिए इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को आप मना नहीं कर सकते हो, इसको अधिकार है, जितना भी सरकार को जम के जो कहना चाहे वो कह सकता है, ये मीडिया है। और या फिर उस बोल्ड क्लेम की वजह से, बोल्ड क्लेम का मतलब होता है गंजा क्लेम, ऐसा क्लेम जिसके पीछे आपने कोई डिटेल नहीं डाली, आपने बोल दिया जी ऐसा है। कह रहे जी उस बोल्ड क्लेम की वजह से, उस गंजे क्लेम की वजह से, दावे की वजह से कि इस मीडिया चैनल के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, उनके लिंक्स भी हैं इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जमात इस्लामी जिसका नाम है। तो ऐसे बहाने मत लगाओ इस मीडिया चैनल पे, है ना, कि इनका जमात इस्लामी से लिंक है। लिंक का कोई क्लेम का आप कोई सबूत तो दे नहीं रहे हो, बोल्ड सा क्लेम कर रहे हो, कोई डिटेल उसकी आप देने को तैयार नहीं हो। चलिए अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। बेंच की वर्ब है साइटेड, सिक्योरिटी क्लियरेंस की वर्ब है कैन नॉट बी डिनाइड, स्टांस का मतलब होता है आपकी पोजीशन, किसी चीज़ को लेकर के आपके व्यूज़। बोल्ड क्लेम मैंने आपको बता दिया, ऐसा क्लेम जिसके बाल ही नहीं है, जो गंजा है, जो बता ही नहीं पा रहा है उस क्लेम के पीछे क्या सच्चाई है ना, कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ में नहीं लगी। शेयर होल्डर्स की वर्ब है हैव, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके शेयर होते हैं किसी कंपनी में, जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, छोटे या बड़े। चलो अब देखें सब्सटेंटिव ग्राउंड्स क्या होते हैं। देखिए ग्राउंड का मतलब होता है आधार, और सब्सटेंटिव वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में सीरियस या थॉट प्रोवोकिंग, ऐसी चीज़ जो आपको सोचने पे मजबूर करे या गंभीर हो अपने नेचर के हिसाब से। सब्सटेंटिव वर्ड को सब्सटेंशियल वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है साइज में, आकार में, कोई चीज़ जो बहुत बड़ी हो, जो नोटिस करने के लायक हो, जिसको अननोटिस ना रखा जा सके। समझ में आ गया। सब्सटेंशियल बहुत बड़ा हो साइज में, नोटिसेबल। सब्सटेंटिव जो बहुत गहरा हो अपने नेचर में, जो थॉट प्रोवोकिंग हो, बहुत ज़्यादा, समझ गए ना, गहराई से किया हुआ कोई चीज़ हो। अब देखो वैसे तो ये दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको आना चाहिए,
लेकिन याद रखें सब्सटेंटिव वर्ड का लीगल लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जब कोर्ट वोट की बात हो ना तो लीगल लैंग्वेज में सब्सटेंटिव वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मूल अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़ी हों, आपके ओरिजिनल राइट्स और ड्यूटी से जुड़ी हों, अपने संविधान में लिखे हो ना अपने मूल अधिकार। तो कह रहा है जी कोर्ट ने मूल अधिकारों से जुड़े हुए ग्राउंड का आधार का सहारा लिया, उसको साइड करके बोला कि मीडिया वन की पटिशन को तो हम सुनेंगे, इसका मूल अधिकार है अपनी पटिशन को दायर करना। समझ गए, सब्सटेंटिव का लीगल लैंग्वेज में मूल अधिकारों से कनेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी द कोर्ट हैज़ राइटली फाउंड फॉल्ट with the approach of the Kerala High Court, which had accepted material in a sealed cover, on why the Home Ministry denied security clearance to the channel. कह रहा है कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से फाउंड फॉल्ट किया है। फाइंड फॉल्ट विद करना, किसी चीज़ की कमियां, मीन मेक निकालना। कह रहा है जी कोर्ट ने बहुत अच्छे से कमी ढूंढी है, मीन मेक निकाला है उस अप्रोच में जो है केरला हाई कोर्ट की। और कौन सी हाई कोर्ट? जिसने एक्सेप्ट कर लिया था मटेरियल को एक सील्ड कवर में, एक बंद लिफाफे में। और ये मटेरियल किस चीज़ का था? ये था इस चीज़ पे इस चीज़ पे क्यों जो है होम मिनिस्ट्री, हमारी जो गृह मंत्रालय है, उसने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया है, डिनाई कर दिया है इस मीडिया चैनल को। तो होम मिनिस्ट्री ने बोला भाई हम बताएंगे कोर्ट को क्यों हमने मतलब डिनाई किया, लेकिन बंद लिफाफे में बताएंगे, कोर्ट किसी को आगे नहीं बताएगी। तो कोर्ट ने बहुत सही जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस अप्रोच के साथ भी फाइट फॉल्ट किया और हाई कोर्ट से पूछा है कि क्यों आप बंद लिफाफे को अपने अदालत में इतना जल्दी मान जाते हो, बंद लिफाफा लेने को मान जाते हो। ठीक है, कोर्ट की वो है हैज़ फाउंड, फाइंड फॉल्ट विद एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में कमियां निकालना। अगर आपकी मम्मी आपको बोलती हैं सुबह जल्दी उठा करो, 12-1 बजे तक क्यों सोए रहते हो दोपहर में, आपकी लाइफ स्टाइल से फाइंड फॉल्ट विद कर रही हैं वो। योर मदर इज़ ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद योर डे टू डे एक्टिविटीज़ या लाइफ स्टाइल, है ना, ऐसे इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। विच आया कोर्ट के लिए, विच की वर्ब है हैड एक्सेप्टेड, होम मिनिस्ट्री की वर्ब है डिनाइड। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। कह रहा है जी इट एक्सप्रेस्ड सरप्राइज दैट द हाई कोर्ट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इट फेल्ट द डिनाइल ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस वॉज जस्टिफाइड। कह रहा है इसने अपना सरप्राइज भी एक्सप्रेस किया, कोर्ट ने बड़ी हैरानी भी जताई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हैरानी जताई कि जो हाई कोर्ट है केरला की, उसने एक्सप्लेन किया ही नहीं कि क्यों इसको ऐसा लगा, इसने ऐसा फील किया हाई कोर्ट ने कि जो डिनाइल है, जो मना करने का काम है सिक्योरिटी क्लियरेंस को, इस चैनल की सिक्योरिटी के ब्रॉडकास्ट के राइट्स को, वो जस्टिफाइड था, वो सही था। और कब? इवन आफ्टर नोटिंग दैट द ग्रेविटी ऑफ द इशू वॉज नॉट डिसर्नेबल फ्रॉम द फाइल्स। यहाँ तक कि ये नोट कर लेने के बाद भी कि जो ये पूरा इशू है उसकी ग्रेविटी को, उसकी संजीदगी को, उसकी महत्वपूर्णता को, सीरियसनेस को डिसर्न ही नहीं किया जा सकता, फील या अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा सकता इन फाइलों से। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो फाइलें हमारे सामने रखी हैं उन फाइलों को देख करके कहीं भी नहीं पता लग रहा है कि इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी कहीं से भी आती है बीच में। जब इन फाइलों से हमें नेशनल सिक्योरिटी का कुछ मुद्दा नहीं दिख रहा तो आपको ऐसा कैसे लग गया, हाईकोर्ट से पूछा, आपको ऐसा कैसे लग गया कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है? भाई फाइल हमारे पास है, फाइल आपके पास भी थी, आप भी तो फाइल पढ़ के देख सकते थे ना कि इस मामले में कोई ग्रेविटी नहीं है, सरकार खामोखा बहाना कर रही है। समझ गए? सेंटेंस का मीनिंग निकालो। इट की वर्ब है एक्सप्रेस्ड, इट आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट की वर्ब है डिड नॉट एक्सप्लेन, हाई कोर्ट ने कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उनको क्या समझ आया इस मामले के अंदर, कौन सी महत्वपूर्णता दिखी। इट की वर्ब है फेल्ट, ये इट आया हाई कोर्ट के लिए। डिनाइल की वर्ब है वॉज जस्टिफाइड, सिक्योरिटी क्लियरेंस को मना करने के काम को कैसे जस्टिफाई किया जाए, जस्टिफाई करना यानी सही ठहराना। ग्रेविटी यानी संजीदगी, इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की, सीरियसनेस, इसकी वर्ब है वॉज। डिसर्नेबल आप देख चुके हैं, ऐसी चीज़ जो समझी जा सके, जो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड हो, वो कहलाती है डिसर्नेबल, है ना। अब यहाँ पे कोर्ट देगी आपको सोल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, कि ये बहानेबाज सरकार फिर जब कभी बहाना बनाए तो हाई कोर्ट को क्या करना है। कह रहे जी अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट इज दैट इट सीक्स टू एंड द कैजुअल रिसोर्ट टू सील्ड कवर प्रोसीजर बाय कोर्ट्स बाय सजेस्टिंग एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू स्टेट क्लेम्स ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम पब्लिकेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहा है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है, जो पहलू है इस जजमेंट का, वो इज़ ये है दैट वो ये कि ये जजमेंट सीख करती है, कोशिश करती है ख़त्म करने को, एंड करने को उस कैजुअल रिसोर्ट को, रिसोर्ट मतलब सहारा या चारा,
उस ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन को जो कैजुअली आप ले लेते हो, आखिरी सहारा नहीं बनाते हो, कभी भी आप जो है मन करता है तो इस रिसोर्ट को ले लेते हो। और ये रिसोर्ट किस चीज़ का है? सील्ड कवर प्रोसीजर का, सील्ड कवर में पूरे प्रोसीजर को करवाने का। और किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। और कह रहा है ये कैसे होगा सारा काम? सजेस्ट करके एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक अप्रोच को। और ये अप्रोच किसके लिए? स्टेट के, राज्य के, सरकार के उन दावों के सामने है जो है इम्यूनिटी का, जो है छूट का या राहत का, एग्जम्पशन का। और किससे? पब्लिकेशन में। पब्लिकेशन मतलब सबके सामने पब्लिश होना किसी चीज़ का, सबको पता लगना। और किसमें? इन पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई में। सेंटेंस थोड़ा सा ट्विस्टेड है, मीनिंग एक बार फिर से निकालेंगे, फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। कह रहे हैं जी इस जजमेंट का एक और एस्पेक्ट भी है, सरकार को लताड़ नहीं लगाई है, इसमें एक और नया काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इंपॉर्टेंट काम है। वो काम ये है कि इस जजमेंट में कोशिश की गई है कि कोर्ट जो है ना हमारी, जो कैजुअली सील्ड कवर प्रोसीजर को अपना लेती हैं, जब भी सरकारें कुछ बहाना करती हैं, कोर्ट बोलती है लाओ बंद लिफाफे में बता दो क्या बताना चाह रहे हो। कह रहा है इसको एंड करने की कोशिश की गई है जजमेंट के अंदर। और ये कैसे की गई है? कोर्ट ने कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच बताई हैं छोटी कोर्ट्स के लिए कि आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। और ये अप्रोच किस चीज़ के लिए है? जब भी सरकार बहाना करे, ऐसा दावा ठोके कि हमें इम्यूनिटी दे दो अपनी बात को पब्लिश करने की, अपनी बात को सबके सामने रखने से, और ये इम्यूनिटी मिले पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोगों की भलाई में। तो लोगों की भलाई में हमें ऐसा अधिकार दे दो कि हम अपनी बात को चुपचाप आपको बता दें, है ना। पब्लिकेशन से इम्यूनिटी हमें दिलवा दो, हम अपने मुंह से सबके सामने बात नहीं बताना चाह रहे। तो अब ये जो है ना, इस ऐसे क्लेम के सामने क्या क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच है हाई कोर्ट को कोर्ट ने कुछ सुझाई हैं। आस्पेक्ट की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है सीक्स, इट आया जजमेंट के लिए, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट। रिसोर्ट मतलब सहारा या चारा जिस पे आप उतर आते हो जब आपको कुछ और समझ नहीं आता है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, चॉइस या विकल्प, ऑप्शन, चॉइस या विकल्प। ऑल्टरनेट ये एक एडजेक्टिव भी, एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है एक छोड़ छोड़ के। जैसे मान लीजिए आप सोमवार को, मंडे को पढ़ते हैं जीएस, और फिर आप ट्यूसडे को पढ़ते हैं इंग्लिश, फिर वेंसडे को पढ़ते हैं अगेन जीएस, फिर थर्सडे को पढ़ते हैं मैथ्स, फॉर एग्जांपल। वैसे तो सही तरीका नहीं है, रोज़ सभी सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। मान लीजिए आप एक एक दिन छोड़ छोड़ के जीएस पढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं ऑल्टरनेट डे पे जीएस को पढ़ाई करता हूँ। समझ में आ गई बात? ऑल्टरनेट डे पे, ऑल्टरनेट वीक पे, ऑल्टरनेट मंथ पे, ऑल्टरनेट ईयर पे, ऑल्टरनेट डेकेड पे। कोई भी चीज़ जब एक एक छोड़ छोड़ के होती है तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। तो ये छोड़ छोड़ के वाला वर्ड जो है ऑल्टरनेटिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। एक सेंटेंस रख रहा हूँ आपके सामने, सब लोग कोशिश करें ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट वर्ड में से एक वर्ड को चूज़ करने की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट शिफ्ट्स या ऑल्टरनेटिव शिफ्ट्स टू टेक केयर ऑफ द बेबी वॉज द लास्ट ऑल्टरनेटिव द वर्किंग कपल हैड। ठीक है, कोशिश करनी है और कमेंट्स में डालना है पहले ब्लैंक में क्या और दूसरे ब्लैंक में क्या। जब करोगे ना कोशिश, मैं अपने आप आपको कमेंट से बता देता हूँ कि गलत वलत होता है तो, है ना। कोशिश करोगे तभी आपको पता लगेगा ये नॉलेज जो आप ले रहे हो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी ड्राइंग अपॉन बोथ इंडियन एंड फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस द बेंच हैज सेड इट इज़ नाउ एन established प्रिंसिपल of natural justice that relevant material must be disclosed to the affected party। कह रहे जी ड्रॉ अपॉन करते हुए, ड्रॉ अपॉन करना यानी किसी चीज़ का सहारा लेना, यूटिलाइज करना। जैसे कोई चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है, आप उसी पे ड्रॉ अपॉन कर रहे हो, उसी को बिल्ड अपॉन कर रहे हो, बिल्ड अपॉन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। कह रहे जी यूटिलाइज करते हुए, सहारा लेते हुए, आधार बनाते हुए, ड्रॉ अपॉन करते हुए, दोनों ही इंडियन और फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस पे। जूरिस्प्रूडेंस वर्ड आप देख चुके हैं ना, लीगल फिलॉसफी, किसी भी मामले को, लीगल मैटर को डिस्पोज करने का जो तरीका है, जो समझदारी है, वो कहलाती है जूरिस्प्रूडेंस, है ना। कोर्ट को बार बार अखबार ना खोलनी पड़े, किताब ना खोलनी पड़े, कानून ना खोलना पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन ना देखना पड़े, उन्होंने बना रखा हो भाई ऐसा मामला आएगा तो हम ऐसा करेंगे, ये कहलाती है लीगल फिलॉसफी। कह रहे जी इंडियन और फॉरेन दोनों लीगल फिलॉसफी को आधार बनाते हुए बेंच ने ये भी कहा है कि अब ये एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल हो चुका है, अब ये एक बना हुआ नियम है नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस मतलब ऐसा जस्टिस जिसके लिए आपको किसी नियम कानून की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पता है जस्टिस होता है ना, नेचर में जो जस्टिस आपको मिलेगा। तो कोर्ट कह रही है ये तो नेचुरल जस्टिस है कि कोई भी रेलिवेंट मटेरियल जो है वो डिस्क्लोज़ किया जाए उस पार्टी को जो अफेक्टेड है, जिसके ऊपर केस चल रहा है। आप कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ केस चलाओ और पार्टी को ही मत बताओ कि केस क्यों चला रहे हैं आपके खिलाफ, तो ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। तो कोर्ट ने यही बोला कि नेचुरल जस्टिस को आप वायलेट कर रहे हो मीडिया वन के खिलाफ जो है सील बंद लिफाफे को जो है प्रेजेंट करके। और ये कैसे करना है? ensuring that the right to appeal can be effectively exercised। इंश्योर करते हुए कि जो अपील का राइट है
अफेक्टेड पार्टी के द्वारा वो पार्टी अच्छे से उसको एक्सरसाइज कर सकती है, वो राइट जो है अच्छे से यूज़ में किया जा सकता है। जब आपको पता लगेगा आप पे क्या केस बना है तभी आप अपील करोगे। अगर सरकार आपके ऊपर लाख केस बना दे और एक केस के बारे में आपको बताए ही नहीं, बस सज़ा ही सज़ा दिलवाई जाए, तो आप किसको अपील करोगे कि कौन सा केस मेरे खिलाफ क्यों बना हुआ है ना? नेचुरल जस्टिस को वॉयलेट कर रहे हैं। बेंच की वर्ब है हैज सेड, इट की वर्ब है इज, मटीरियल की वर्ब है मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, राइट की वर्ब है कैन बी एक्सरसाइज्ड। राइट टू अपील मतलब अपील करने का अधिकार, छोटी अदालत की जो है फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने का अधिकार। अफेक्टेड मतलब प्रभावित, जिसको डैमेज लगी है, जो चोट खाया हुआ है वो होता है अफेक्टेड, है ना, जिस पे इम्पैक्ट हुआ हो। जूरिस्प्रूडेंस आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ड्रॉ अपॉन करना, किसी चीज़ का सहारा लेना या किसी चीज़ को आधार बनाना। कह रहा है जी इट एक्नॉलेजेस दैट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी कुड बी लेजिटिमेट एम्स फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग प्रोसीजरल गारंटीज। कह रहा है कोर्ट ने यह भी माना है, एक्नॉलेज किया है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, किसी चीज़ को सीक्रेट रखने का जो काम है, सीक्रेसी है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है, देश की सुरक्षा है, ये लेजिटिमेट एम हो सकते हैं, ये सही जो है टारगेट हो सकते हैं। और किसके लिए? उस पर्पस के लिए जो है लिमिट करने का प्रोसीजरल गारंटीज़ को। भाई प्रोसीजर कैसे चलेगा, वो सारी गारंटीज़ को आप लिमिट कर सकते हैं। आप कभी कभी बंद लिफाफा दे सकते हैं जब कॉन्फिडेंशियलिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा वास्तव में बन रहा हो। तो कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि आपको कभी करना ही नहीं है, एक्नॉलेज किया कि हाँ किया जा सकता है जब वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी एक लेजिटिमेट इश्यू हो किसी मामले के अंदर। हर मामले में नहीं होना चाहिए। इट की वर्ब है एक्नॉलेजेस, कॉन्फिडेंशियलिटी और नेशनल सिक्योरिटी की वर्ब है कुड बी। अब देखो कैसे होगा इसका इस्तेमाल उस केस में। कह रहा है जी हाउ एवर अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिपोर्ट्स कुड नॉट बी ग्रांटेड एंड दैट द वैलिडिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सच कंसिडरेशंस मस्ट बी असेस्ड बाय द यूज ऑफ रेलिवेंट टेस्ट। कह रहा है हालांकि एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी मतलब एग्जेम्पशन, सरकार को छूट मिल गई और ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिली है, हर मामले के अंदर कवर लेके आ जाओ, खुले में कुछ मत बताओ। तो ये जो छूट है ना हर मामले की, ब्लैंकेट इम्यूनिटी, और किस चीज़ से? पब्लिक में बात रखने से, डिस्क्लोज करने से, और क्या? हर एक रिपोर्ट को, ऑल रिपोर्ट को। कह रहा है जी ये नहीं दी जा सकती सरकार को, इट कैन नॉट बी ग्रांटेड। और जो वैलिडिटी है इन्वॉल्वमेंट की, ऐसी कंसिडरेशंस को, ऐसे मामलों को समझ गए ना, इन्वॉल्व किया जाए ऐसी कंसिडरेशन को पूरे जस्टिस सिस्टम में। कह रहा है इस वैलिडिटी को भी असेस किया जाना चाहिए एक रेलेवेंट टेस्ट के जरिए। जब भी सरकार कोई बहाना करे तो एक टेस्ट बनाओ कोर्ट के पास में, उस टेस्ट पे अगर सरकार खरी उतरे तब तो उसका बहाना मान लिया जाए, उसका बंद लिफाफा ले लिया जाए। अगर वो रेलेवेंट टेस्ट पे सरकार खरी ना उतर रही हो तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी उसको नहीं मिलनी चाहिए, उसको यही कहा जाए कि खुले में बताओ क्या कहना चाह रहे हो। इम्यूनिटी की वर्ब है कुड नॉट बी ग्रांटेड, वैलिडिटी की वर्ब है मस्ट बी असेस्ड। असेस करना, किसी चीज़ को जायजा लेना, है ना, किसी चीज़ को समझ गए ना, अप्रेज करना। आज का आर्टिकल वास्तव में बहुत टेढ़ा है, लीगल आर्टिकल है ना वो ऐसे ही होते हैं, पढ़ेंगे तो चैलेंज मिलेगा, चैलेंज मिलेगा तो सीखेंगे, है ना, डरते रहोगे तो कुछ नहीं है, कभी नहीं पढ़ पाओगे इनको। आप ये सोचा करो अल्टीमेटली, अगर सर पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से की है ना, तो आप भी तो पढ़ ही सकते हो। आप तो ज़्यादातर लोग तो ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश मीडियम से करते हो। कह रहा है इट कुड बी असर्टेन्ड इफ देयर इज प्रूफ that non-disclosure is in interest of national security and whether a reasonable person would come to the same inference from it। कह रहा है जी ये टेस्ट क्या होगा? कह रहा है जी ये चीज़ असर्टेन की जा सकती है, इस चीज़ को निर्धारित किया जा सकता है इस टेस्ट के जरिए। और वो टेस्ट क्या है कि वहाँ पे एक प्रूफ हो नॉन डिस्क्लोजर का, और किस में? इंटरेस्ट में नेशनल सिक्योरिटी के। साफ साफ कोर्ट जो सरकार बता रही हो उसमें साफ साफ प्रूफ मिल रहा हो कि नेशनल सिक्योरिटी इससे जुड़ी है। और कोई भी समझदार आदमी, रीजनेबल पर्सन, जो बावला पर्सन नहीं है, कह रहा है वो भी इसी सेम इन्फ्रेंस पे आ जाए उस प्रूफ को देख करके, उसका भी यही इन्फ्रेंस निकले, यही जो है अजम्पशन निकले। तो साफ साफ नेशनल सिक्योरिटी जुड़ी होनी चाहिए, तभी सरकार के बहाने को हम मानेंगे, और यही टेस्ट होगा आगे से सरकार की बात को मानने का। ठीक है ना। इट की वर्ब है कुड बी असर्टेन्ड, असर्टेन करना, डिटर्मिन करना, निर्धारित करना। प्रूफ की वर्ब है इज, नॉन डिस्क्लोजर की वर्ब है इज, पर्सन की वर्ब है वुड कम। इन्फ्रेंस आप जानते हैं, अजम्पशन, किसी चीज़ से निकलने वाला। कह रहा है जी इन अ बिड टू बैलेंस द पब्लिक इंटरेस्ट इन नॉन डिस्क्लोजर विद द वन इन इंश्योरिंग अ फेयर हियरिंग द कोर्ट हैज़ mooted alternatives such as redacting sensitive portions। कह रहा है जी इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इन अ बिड टू बैलेंस, इन अ बिड टू का मतलब है इस मकसद से, किसी काम को करने के लिए। कह रहा है जी बैलेंस करने का जो अगर मकसद है पब्लिक के इंटरेस्ट को
नॉन डिस्क्लोजर में, और उस चीज़ को जो है इंश्योर करने का एक फेयर हियरिंग को। वे फेयर हियरिंग में तो सब चीज़ें सबके सामने हो, और पब्लिक के इंटरेस्ट में कभी कभी कुछ चीज़ों को सीक्रेट भी रखा जा सकता है। कह रहा जी इन दोनों को संतुलन लाने की अगर कोशिश की जाए तो क्या होगा। कह रहा जी कोर्ट ने इस चीज़ के लिए मूट किया है, गहरे से सोचा है, विचार किया है, वे किया है, कंसीडर किया है ऐसे विकल्पों को, जैसे कि रिडक्ट कर देना, एडिट कर देना, काट छांट कर देना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या सेंसिटिव हिस्से को, और प्रोवाइड कर देना अ जिस्ट ऑफ द मटेरियल गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी। एक जिस्ट को, एक समरी को उस मटेरियल की जो दिया जाता है अफेक्टेड पार्टी को। तो अगर आप पूरी बात ना भी बता पाओ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, तो आप सेंसिटिव पोर्शन को निकाल दो। सेंसिटिव पोर्शन को निकाल करके बाकी जो आप बता रहे हो ना, उसकी एक जिस्ट, उसकी एक समरी सी आप दे दो अफेक्टेड पार्टी को। उसको हमेशा बताना तो पड़ेगा ही आपको, सेंसिटिव पोर्शन निकाल के बता दो, जिससे आपको लगता है देश की सुरक्षा को खतरा होगा। कोर्ट की वर्ब है हैज़ मूटेड। मूड का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी है ना विचार को गहरे से सोच विचार करना, उसको किसी ख्याल के ऊपर पूरा जो कंसीडरेशन करना। रिडक्ट करना मतलब एडिट करना, काट छांट करना। जिस्ट, क्रक्स, एसेंस, निटिग्रिटी, है ना, किसी चीज़ का सार, समरी। चलिए, कह रहे द कोर्ट कुड ऑल्सो अपॉइंट एन एमिकस क्यूरे हु कुड बी गिवन एक्सेस टू द मटीरियल वेन एवर द स्टेट क्लेम्स इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर। कह रहा है कोर्ट एक एमिकस क्यूरे को भी अपॉइंट कर सकती है। अब ये क्या होता है, इटालियन वर्ड है। एमिकस मतलब दोस्त, क्यूरे मतलब कोर्ट। एक आदमी है जिसको कोर्ट का दोस्त बना देते हैं किसी मामले में, थर्ड पार्टी, है ना। वो कोई एक्टिविस्ट हो सकता है, कोई बड़ा बुद्धिजीवी हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है। तो एक आदमी होगा जो समझता हो इन चीज़ों को, और थर्ड पार्टी बना के उस मामले के बीच में उसको फंसा देंगे। कह रहा है कि थर्ड पार्टी भी कोर्ट जो है एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट कर सकती है, और वो आदमी को पूरा एक्सेस मिलेगा इस सारे सेंसिटिव मटेरियल का। और कब, जब जब स्टेट क्लेम करे इम्यूनिटी फ्रॉम डिस्क्लोजर को, इस मटेरियल को सबके सामने रखने की इम्यूनिटी को, तो फिर उस आदमी को ये मटेरियल दिया जाए और वो देखेगा, है ना, कि इस मटेरियल में क्या चीज़ें हैं, लोगों को क्यों बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। थर्ड पार्टी का सहारा भी ले सकती है। चलिए, कोर्ट की वर्ब है कुड अपॉइंट। एमिकस क्यूरे आपको बता दिया, इटालियन वर्ड है। कोर्ट का दोस्त, एक मामले में एक कंसल्टेंट, है ना। हु की वर्ब है कुड बी गिवन। स्टेट की वर्ब है क्लेम्स। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल था। राइटिंग स्टाइल इसका 10 आउट ऑफ 10 है आज, है ना। जल्दी से अपने क्विज की तरफ चलेंगे। फटाफट क्वेश्चंस को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनमें से कौन से मेजर को सजेस्ट किया गया है, कौन से कदम को सुझाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सील्ड कवर वाले या नॉन डिस्क्लोजर वाली अरेंजमेंट को हटाने के लिए, डू अवे विद करने के लिए। तो कोर्ट ने कौन कौन से सुझाव जो है सुझाए हैं कि भैया ये कर लो, वो कर लो, सील कवर की तरफ मत जाओ। तो कौन सा सुझाव आपको सही लगता है चारों में से, कोर्ट के हिसाब से जो सही है? बैन लगा देंगे सील कवर पे, कोर्ट के हिसाब से ये सही है? या फिर टीवी या रेडियो पे बताओ, है ना, पूरी बात को, कोर्ट की हियरिंग को टीवी या रेडियो पे सबके सामने दिखाओ, कोर्ट का ये मानना है? या फिर कोर्ट मानती है कि एमिकस क्यूरे जो है उसको सील्ड कवर डिस्क्लोजर दे दिया जाए? और या फिर कोर्ट ये मानती है कि डिस्क्लोजर की एक समरी जो है अफेक्टेड पार्टी को मिले, जिसमें सेंसिटिव पोर्शंस या पार्ट जो है रिमूव हो गए हों। हो सकता है आपका आंसर ए या सी बने, हो सकता है डी या बी बने, हो सकता है सी या बी बने। तो ये चार ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही हैं उनको आपको चूज करना है। समझ गए ना? मैंने वो नीचे डाला नहीं है लास्ट में, ए एंड बी बोथ, बी एंड सी बोथ। हो सकता है एक से ज़्यादा भी बने, तो जो भी बन रहे हैं उनको आंसर में इंक्लूड करो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो, पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करो। सेकंड में आपसे पूछा है जी, इस पूरे एपिसोड से सरकार की कौन सी प्रवृत्ति हमारे सामने आती है? विच इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, मीडिया की आज़ादी के लिए कौन सी प्रवृत्ति को आप देख पाएंगे? रेगुलेटरी प्रवृत्ति को, लिबरेटिंग प्रवृत्ति को, अंडर हैंडेड प्रवृत्ति को, या ओवर हैंडेड प्रवृत्ति को? अब ये दोनों वर्ड्स थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन ये आपको वोकैब शीट में मिलेंगे, है ना, वोकैब शीट में मिलेंगे। ढूंढोगे तो ये वर्ड्स याद भी रहेंगे हमेशा। अंडर हैंडेड, ओवर हैंडेड सर्च करोगे तो सर्च करने पे इसमें मिल जाएंगे। तो बताओ चारों में से कौन सी प्रवृत्ति है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गहरा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आंसर सबके फर्स्ट कमेंट में रखे हुए, चेक करते जाओ। थर्ड में पूछा है जी, ईडियम का क्या मीनिंग है? टू स्ट्राइक अ कोड विद समवन। ऑलरेडी कोड नाम के वर्ड से इस ईडियम को आपको समझा चुके हैं। फोर्थ में पूछा है जी, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं? पाँचवें और छः में दो एरर्स हैं। एरर्स आपको मिलेंगी एक तो इस पोर्शन में और दूसरी मिलेगी इस पोर्शन में, ठीक है। अब ढूंढ लो, दोनों एरर्स को मार्क करो, फिर मेरे वाले जो आंसर लिखे हुए हैं वहाँ से एरर्स को, है ना, आपस में कंपेयर करना। सातवें आठवें में आपको क्लोज टेस्ट मिला है, सही वर्ड को चूज़ करना है।
अमाउंट से पहले क्या लिखें, जिस्ट लिखें, सब्सटेंटिव लिखें, सब्सटेंशियल लिखें या क्रक्स लिखें, है ना। और दूसरा बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेटिव डे फास्टिंग, तो क्या लगाओगे, दोनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करोगे। आसान क्विज है, बहुत मुश्किल नहीं है, 7 में से 5 मार्क्स सभी के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।